हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं यानी कि डीपीएसपी, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि जो ये डीपीएसपी है ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दिए गए हैं? पार्ट 4 में। किस में दिए गए हैं? पार्ट 4 में। और पार्ट 4 में कितने आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, तो आपको ये बात यहां से याद रखनी है। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने हमारे फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट किया था, जिसमें क्या कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? पार्ट 3 में। और पार्ट 3 में कितने आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। लास्ट वीडियो में हमने 35 आर्टिकल तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज हम इस वीडियो में डीपीएसपी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, डीपीएसपी के बारे में पढ़ने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर ये डीपीएसपी है क्या। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि जो ये डीपीएसपी है ना, ये क्या है? डायरेक्शंस दी गई हैं। क्या दी गई हैं? डायरेक्शंस के निर्देश दिए गए हैं किसको? स्टेट को, कि कोई भी वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए यानी कि कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए आपको ये डायरेक्शंस को फॉलो करना चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ पॉलिसीज बनाती है। उन पॉलिसीज को अच्छे से इंप्लीमेंट करना किसका काम होता है? स्टेट का काम होता है। तो स्टेट को क्या डायरेक्शन दी जाती है कि जो हमने पॉलिसी बनाई है आप इनको काम करने के लिए ये कुछ डायरेक्शन है, इनको फॉलो करना होगा। ठीक है, दूसरी बात देखिए क्या है, जैसे कि हमने आर्टिकल 32 में क्या पढ़ा था कि हम जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया जाता है तो हम क्या कर सकते हैं? कोर्ट के पास जाते हैं। कोर्ट क्या करता है? कुछ रिट्स इशू करता है, और वो रिट्स इशू करके क्या किया जाता है? हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें प्रोवाइड कराए जाते हैं। लेकिन जो ये डीपीएसपी है, अगर कभी इनका उल्लंघन होता है या फिर स्टेट इनको लागू नहीं करती है तो हम किसी भी कोर्ट के पास नहीं जा सकते। यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसिएबल हैं। ठीक है, लेकिन जो ये डीपीएसपी है ये जस्टिसिएबल नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बात जरूर याद रखनी है। आगे देखिए, सेकंड बात आप एक ये याद रखिए कि जो ये डीपीएसपी है ये कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड से। ठीक है, कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। इसके बाद देखिए, हम हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसमें दिए गए हैं? पार्ट 4 में। दे एम एट प्रोवाइडिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक बेस ऑफ अ जेन्युइन डेमोक्रेसी। तो देखिए, इनका क्या उद्देश्य है कि हमारी जो जेन्युइन डेमोक्रेसी के लिए, कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको जेन्युइन बनाए रखने के लिए सोशल एंड इकोनॉमिक बेस प्रदान करना। ठीक है, तो आपको ये बात यहाँ से याद रखनी है कि ये क्या करती है? सोशल एंड इकोनॉमिक बेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया है? इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आगे ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, अब हम एक एक करके उनको पढ़ेंगे। देखिए क्या कहा गया है? ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एम्ड एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड अशरिंग इन अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं। देखिए कौन से हैं? सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, सेकंड है गांधीयन प्रिंसिपल, थर्ड है लिबरल प्रिंसिपल। तो देखिए, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है उनको इन 3 में डिवाइड किया गया है। अब हम उन 3 को ही एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। जो ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये क्या प्रोवाइड करते हैं? सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड अशरिंग इन अ वेलफेयर स्टेट। और क्या बनाते हैं इनको प्रोवाइड करके? एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। ठीक है, इसके बाद देखिए जो हमारा आ जाता है सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल। सबसे पहले कौन से हैं? सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल। इसमें देखिए क्या कहा गया है? दे रिक्वायर द स्टेट। क्या स्टेट को रिक्वायर करता है? टू प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि स्टेट को ये डायरेक्शन दी गई है कि हर सिटीजन को, जितने भी नागरिक हैं उन सभी को जो एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करना चाहिए। अब देखिए, जो लाइवलीहुड के लिए कौन से साधनों की जरूरत होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। अब स्टेट को क्या चाहिए कि जितने भी उसके स्टेट में नागरिक हैं सभी को ये इनकी जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए। ये क्या है? एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है। ठीक है, तो देखिए इसमें यही बात कही गई है।
आगे देखिए क्या कहा गया है, टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड मटेरियल रिसोर्सेज। तो देखिए इसमें यह बात कही गई है कि स्टेट को क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि वेल्थ क्या होता है, धन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो धन है यानी कि वेल्थ है या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो केवल कुछ लोगों तक ही सिमट कर रह जाए। उसका क्या होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि भाई सारा का सारा वेल्थ एक ही व्यक्ति के या कुछ ही लोगों के पास इकट्ठा हो गया, तो इससे क्या होगा, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे और कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब रह जाएंगे। तो स्टेट को इसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो ये रिसोर्सेज हैं, मटेरियल रिसोर्सेज, इनका ना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ऑफ मैन एज वेल एज वुमेन। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि भाई मान लो कोई भी फैक्ट्री है, उसमें मैन भी काम करते हैं एंड वुमेन भी काम करती है, तो दोनों को इक्वल पे दी जानी चाहिए। अगर वो इक्वल काम कर रहे हैं तो उनको इक्वल पे दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वुमेन है, वुमेन कम काम कर पाती है तो हम इनको कम सैलरी देंगे। तो स्टेट को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मैन एंड वुमेन दोनों को इक्वल काम के लिए इक्वल सैलरी दी जाए। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया है, टू एंश्योर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लेजर फॉर ऑल वर्कर। तो देखिए इसमें यह बात कही गई है, ये एंश्योर करना चाहिए स्टेट को एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि हर व्यक्ति ना एक डिसेंट स्टैंडर्ड तो जिए ही लाइफ का, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल गंदगी में जी रहा है। तो स्टेट को यह भी इंश्योर रखना चाहिए कि उसके स्टेट में जितने भी पर्सन है वो एक डिसेंट स्टैंडर्ड तो कम से कम जिए लाइफ का। एंड लेजर फॉर ऑल वर्कर, और एक बात और कही गई है कि सभी व्यक्तियों को ना, यानी कि जो सभी वर्कर होते हैं किसी भी फर्म में वो काम कर रहे हैं, उनको एक लेजर प्रोवाइड करना चाहिए, यानी कि उन्हें बीच बीच में ब्रेक जरूर दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनसे लगातार ही 8 घंटे 10 घंटे लगातार काम कराया जा रहा है। तो ये बात भी कौन ध्यान रखेगा, स्टेट। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया है, टू प्रोवाइड नेसेसरी अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू चिल्ड्रन एंड यूथ टू प्रिवेंट देयर एक्सप्लॉयटेशन। अब देखिए इसमें क्या बात कही गई है, क्या प्रोवाइड करेगा स्टेट, नेसेसरी अपॉर्चुनिटी, जो भी जरूरी अपॉर्चुनिटी है उनको प्रोवाइड करेगा। किनको, एंड फैसिलिटीज टू चिल्ड्रन एंड यूथ, चिल्ड्रन एंड यूथ के लिए जितनी भी नेसेसरी अपॉर्चुनिटी है या फैसिलिटीज हैं उनको प्रोवाइड करेगा, ताकि क्या रोका जा सके, उनका एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी उनका एक्सप्लॉयटेशन ना करे। उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए कि भाई उनको जॉब वगैरह दी जाए। ठीक है, चिल्ड्रन को क्या किया जाए, उनको पढ़ाया जाए अच्छे से। ठीक है, तो आपको ये बात यहां से याद रखनी है कि स्टेट क्या क्या प्रोवाइड करता है। आगे देखिए क्या कहा गया है, टू मेक एफर्ट्स टू सिक्योर द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, ओल्ड एज एक्सेट्रा। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, अब स्टेट है वो क्या करेगा, एफर्ट लगाने चाहिए स्टेट को टू सिक्योर द राइट टू वर्क। किसको सिक्योर करने के लिए, राइट टू वर्क को, एजुकेशन को एंड पब्लिक असिस्टेंस। तो देखिए स्टेट ये काम तभी कर पाता है जब पब्लिक असिस्टेंस हो, किसमें, इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, ओल्ड एज, कोई व्यक्ति बीमार है, बूढ़ा है या बेरोजगारी है, उन सब के लिए स्टेट को कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे जो स्टेट है वो एक वेलफेयर स्टेट बन सके। ठीक है, तो देखिए जो ये हमने यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़े, ये किसके अंडर आते थे, सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल। देखिए आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई जितने भी यहाँ पर जो ये प्रिंसिपल दिए गए हैं ये या तो सोशल उस पर डिपेंड है या फिर इकोनॉमिक उस पर डिपेंड है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में ना यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो आपको ये दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के कौन से पार्ट में आते हैं, तो किस में आते हैं, सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल में। तो आपको ये बात यहां से जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए आ जाता है हमारा गांधीयन प्रिंसिपल। तो देखिए जो ये गांधीयन प्रिंसिपल है इनमें क्या है, जो गांधी जी की विचारधाराएं थी या गांधी जी ने जितने भी प्रोग्राम चलाए उनके आधार पर ही यहाँ पर इन प्रिंसिपल्स को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, दीज आर द एम्बॉडीमेंट ऑफ द गांधीयन प्रोग्राम फॉर रिकंस्ट्रक्शन, दीज इंक्लूड। तो देखिए इसमें क्या इंक्लूड किया गया है, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, जो भी विलेज पंचायत है जो बाद में बनाई गई थी ना 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के द्वारा, इनको बनाया गया था विलेज पंचायत और नगर पालिका को। तो देखिए गांधी जी की ही विचारधारा थी कि जो ये विलेज पंचायत है इनको बनाया जाना चाहिए, इसलिए इसको किस में शामिल किया गया, गांधीयन प्रिंसिपल में। ठीक है,
टू फंक्शन एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ताकि वो भी अपने तौर पर कुछ काम कर सके। ठीक है, तो जो ये विलेज पंचायत का कंसेप्ट है ये कहां पर है, गांधीयन प्रिंसिपल में, तो आपको ये बात याद रखनी है। सेकंड देखिए क्या कहा गया है, द प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, उन्हें किन पर प्रमोशन दिया जाना चाहिए, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर। यानी कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी के, जैसे कि SC STs हैं या EWS है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इनको क्या दिया जाना चाहिए, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट के आधार पर इनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात भी कहां पर दी गई है, गांधीयन प्रिंसिपल में। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, द प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, यानी कि जो हमारे कुटीर उद्योग हैं उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। देखिए गांधी जी ने भी क्या कहा था कि भाई जो भी ब्रिटिशर्स के कपड़े हैं या फॉरेन कपड़े हैं उनका बहिष्कार किया था, विदेशी कपड़ों का, और क्या किया था, उन्होंने चरखा काटकर सूत के कपड़े पहने थे। ठीक है, तो जो गांधी जी थे उन्होंने भी इस कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया था, तो उन्हीं के इस प्रोग्राम पर गांधीयन प्रिंसिपल में इसको ऐड किया गया। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या चाहिए कि वो छोटे छोटे काम करे, अपने घर में ही कुछ भी वो काम कर सकता है जिससे उसकी स्थिति है वो अच्छी हो सके। तो ये भी किसमें जोड़ा गया है, द प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, गांधीयन प्रिंसिपल में। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, द प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड ड्रिंक्स। तो गांधीयन प्रिंसिपल में एक बात और कही गई है कि जो भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड ड्रिंक्स है उनको क्या किया जाना चाहिए, प्रोहिबिट, यानी कि प्रतिषेध उनका किया जाना चाहिए। आगे देखिए क्या कहा गया है, प्रिवेंशन ऑफ द स्लॉटर ऑफ काव्स एंड अदर मिल्क कैटल। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो भी काव होती है उनको काटा जाता है, किसके लिए, बीफ वगैरह के लिए, उसे क्या करना चाहिए, रोका जाना चाहिए, काव्स को काटा जाता है एंड अदर मिल्क कैटल को। ठीक है, तो इस पर भी क्या किया जाना चाहिए, रोक लगाई जानी चाहिए। तो देखिए आप सबको गांधी जी की विचारधाराओं के बारे में तो पता ही होगा, तो इसमें उन्हीं सभी विचारधाराओं के आधार पर कुछ प्रिंसिपल्स को जोड़ा गया है। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लिबरल प्रिंसिपल्स। तो देखिए लिबरल प्रिंसिपल में क्या कौन कौन से प्रिंसिपल दिए गए हैं, द प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन लिबरल थिंकिंग। जो इसमें प्रिंसिपल्स हैं वो किस पर बेस्ड हैं, लिबरल थिंकिंग पे, यानी कि उदारवादी विचारधारा पर। ठीक है, एंड एम्फेसिस द नीड फॉर। तो ये क्या क्या हमें प्रोवाइड करते हैं, देखिए अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द कंट्री, कि पूरी कंट्री के लिए एक ही यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि समान नागरिक संहिता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जानी चाहिए सभी बच्चों को, जो कौन सी उम्र तक हो, 14 साल की उम्र तक के बच्चों को। ठीक है, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, कि जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका, दोनों के बीच में ना सेपरेशन होना चाहिए, कि जो जुडिशरी है वो अपना काम करे और जो एग्जीक्यूटिव है वो अपना काम करे, दोनों अपना अपना काम करे, और उनके जो कामों का बंटवारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री अलोंग साइंटिफिक लाइंस। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की ऑर्गेनाइजेशन है उनको बनाया जाना चाहिए अलोंग साइंटिफिक लाइंस। आगे देखिए क्या कहा गया है, सेफ गार्डिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। हमारे जो भी फॉरेस्ट है या हमारे जो वाइल्ड लाइफ है कंट्री की, उसे क्या किया जाना चाहिए, सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आगे देखिए क्या कहा गया है, प्रोटेक्टिंग मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। जो हमारे मोन्यूमेंट्स है यानी कि हमारे जो स्मारक है पुराने पुराने, या प्लेस ऑफ आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, जिन भी जगहों की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है उन्हें क्या करना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे कि ताजमहल है या फिर रेड फोर्ट है, उन सभी को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। लिखा होता है ना कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो वो क्या है, हमारे DPSP हैं। ठीक है, तो ये जो DPSP है ये कौन इंश्योर करता है, स्टेट इंश्योर करता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया है, द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लाइज इन द फैक्ट दैट दे इंटेंड टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री विदाउट विच पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज अ फार्स। तो देखिए इसमें यही कहा गया है कि जो रियल सिग्निफिकेंस है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, वो क्या बताता है, क्या प्रोवाइड करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कंट्री में, विदाउट विच पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज अ फार्स, और जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो क्या है, फार्स है।
ठीक है। तो देखिए यहाँ तक हमने पढ़े अपने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में। तो देखिए यहाँ से तो हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा, लेकिन जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो 36 से 51 आर्टिकल तक दिए गए हैं और एग्जाम में ना कई बार इनके आर्टिकल भी पूछ लिए जाते हैं, जो हमारी लूसेंट की बुक है उसमें ना आर्टिकल के रूप में नहीं दिए गए हैं। तो मैं आपको एक स्लाइड और लगा के यहाँ पर आपको इन आर्टिकल्स के बारे में भी बता देती हूँ, ताकि आपको एग्जाम में कभी भी यहाँ से दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ये हमारी टेबल दी गई है, इसमें क्या दिया गया है, पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि पार्ट 4 के अंदर जितने भी आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, उन सभी के बारे में एक एक करके दिया हुआ है। देखिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं ये आपको अलग से ऐड करके बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आर्टिकल 36 में क्या दिया गया है, डेफिनेशन। तो यहाँ पर देखिए किसकी डेफिनेशन दी गई है, स्टेट की, यानी कि स्टेट वर्ड का जहां कहीं भी यूज होगा पार्ट 4 के अंदर, आखिर उसका क्या मतलब होगा, ये बात कहाँ कही गई है, आर्टिकल 36 में। जैसे आर्टिकल 12 में बताई गई थी ना कि पार्ट 3 में जहां कहीं भी स्टेट वर्ड का यूज होगा उसका क्या मतलब होगा, वो कहां पर कहा गया था, आर्टिकल 12 में। ऐसे ही आर्टिकल 36 में डेफिनेशन दी गई है स्टेट की। आगे देखिए आर्टिकल 37। अब आर्टिकल 37 क्या कहता है, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल कंटेन्ड इन दिस पार्ट, यानी कि इस पार्ट में, किस पार्ट में, पार्ट 4 में जितने भी प्रिंसिपल दिए गए हैं उनको अप्लाई करना, कि भाई उनको कैसे कैसे अप्लाई किया जाएगा। ये बात कहाँ दी गई है, आर्टिकल 37 में। आगे देखिए आ जाता है आर्टिकल 38। अब आर्टिकल 38 में देखिए क्या कहा गया है, स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्टेट को एक सोशल ऑर्डर को सिक्योर करना। ठीक है, तो ये बात किसमें कही गई है, आर्टिकल 38 में। नेक्स्ट आ गया आर्टिकल 39। अब आर्टिकल 39 देखिए क्या कहता है, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। ठीक है, पॉलिसी के जो भी प्रिंसिपल बनाए गए हैं वो कौन फॉलो करेगा, स्टेट फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये जो डीपीएसपी दिए गए हैं ये किसके लिए दिए गए हैं, स्टेट के लिए। तो यही बात किसमें कही गई है, आर्टिकल 39 में। नेक्स्ट देखिए आता है आर्टिकल 39A। अब आर्टिकल 39A क्या कहता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, कि भाई सबको इक्वल जस्टिस दिया जाएगा एंड फ्री लीगल एड दी जाएगी। ये बात किसमें कही गई है, आर्टिकल 39A में। आगे आ जाता है आर्टिकल 40। अब आर्टिकल 40 में क्या कहा गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, के विलेज पंचायतों का गठन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आ जाता है आर्टिकल 41। अब आर्टिकल 41 क्या कहता है, राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, के राइट टू वर्क या एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट देखिए आ जाता है आर्टिकल 42। अब आर्टिकल 42 क्या कहता है, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, कि भाई किस चीज का प्रोविजन दिया गया है, जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन का, कि भाई मानव के लिए कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि भाई जब उसको जरूरत पड़ती है छुट्टी की, वेकेशन की, ठीक है, तो उसके लिए इसमें प्रोविजन दिया गया है। एंड मैटरनिटी रिलीफ, कि जब मैटरनिटी होती है किसी भी लेडी की, उसको उस टाइम में छुट्टी दी जाती है। ठीक है, 6-8 महीने का जितना भी उसे टाइम दिया जाता है वो किसके अंडर दिया जाता है, आर्टिकल 42 के अंडर। और ये कौन प्रोवाइड करता है, स्टेट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखिए आ जाता है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में क्या कहा गया है, लिविंग वेज एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स, कि वर्कर्स के लिए क्या दिया जाएगा, लिविंग वेज दिया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A क्या कहता है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, के इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में भी वर्कर्स का पार्टिसिपेशन किया जाना चाहिए। तो ये बात किसमें कही गई है, 43A में। नेक्स्ट आ गया आर्टिकल 43B। अब देखिए 43B क्या कहता है, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो मेनली देखिए आप ये याद रखिए कि जो आर्टिकल 43B है इसमें किसकी बात की गई है, मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। ठीक है, तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ये वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 44 आ जाता है। अब देखिए आर्टिकल 44 क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, के सिटीजन्स के लिए क्या होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता दी जाएगी। ठीक है,
तो ये बात किसमें कही गई है, आर्टिकल 44 में। नेक्स्ट देखिए आ जाता है हमारा आर्टिकल 45। अब देखिए आर्टिकल 45 क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स। इसमें बात की गई है 0 to 6 ईयर्स के लिए। देखिए 6 से 14 साल तक के लिए तो हमने 21A आर्टिकल में जोड़ दिया, किसमें, फंडामेंटल राइट में, ठीक है। लेकिन जो 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए है उनको भी अर्ली चाइल्डहुड केयर दी जाएगी एंड एजुकेशन दी जाएगी, ये किसमें कही गई है, आर्टिकल 45 में। इसमें ना देखिए आंगनवाड़ी वगैरह के बारे में बात की गई है, ठीक है, क्योंकि आंगनवाड़ी में ही जाता है 6 से कम उम्र का बच्चा। नेक्स्ट देखिए आ जाती है आर्टिकल 46। अब देखिए आर्टिकल 46 क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। तो देखिए हमने जब पढ़ा था SC STs और अदर वीकर सेक्शन के लिए इनको कहाँ प्रमोशन दिया जाएगा, कहाँ बढ़ावा दिया जाएगा, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आ जाता है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 में क्या कहा गया है, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। तो देखिए इसमें यही बात कही गई है कि स्टेट क्या ध्यान रखेगा, सभी लोगों के न्यूट्रिशन का ध्यान रखेगा, उनके लिविंग स्टैंडर्ड का ध्यान रखेगा एंड उसकी पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अपना पार्टिसिपेशन देगा। कौन, ड्यूटी है ये किसकी, स्टेट की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आ जाता है हमारा आर्टिकल 48। देखिए आर्टिकल 48 क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाएंगे, संगठन बनाए जाएंगे। आर्टिकल 48A क्या कहता है, देखिए प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 49 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, कि जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स है या हमारे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की जो भी जगह हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आ जाता है हमारा आर्टिकल 50। अब आर्टिकल 50 क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के जो भी काम है उनको क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा, 50-50 बांटा जाएगा। तो ये बात किसमें कही गई है, आर्टिकल 50 में। नेक्स्ट देखिए आ जाता है आर्टिकल 51। अब आर्टिकल 51 में क्या कहा गया है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, कि इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल शांति है और सिक्योरिटी है उसको प्रमोट करेगा। कौन प्रमोट करेगा, स्टेट। तो देखिए ये जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं ये सब कौन किसके लिए दिए गए हैं, स्टेट के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमने 36 से लेकर 51 तक अपने सभी आर्टिकल को एक एक करके देख लिया। आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया हमारे डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, के फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस है। तो देखिए ये पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जो फंडामेंटल राइट्स है और जो DPSP है उनमें कॉमनली क्या अंतर होते हैं। देखिए क्या हुआ था, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके पास उस टाइम इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो सारी चीज़ों को लागू कर सके। तो देखिए उन्होंने क्या किया, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी, जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी या फिर जो रिसोर्सेज उनके पास उपलब्ध थे वो उन्होंने फंडामेंटल राइट में जोड़ दिए, और जो रिसोर्सेज उनके पास नहीं थे वो उन्होंने DPSP में जोड़ दिए। और ये कहा गया कि जैसे जैसे हमारे पास जितने रिसोर्सेज होंगे बाद में उन सभी DPSP को क्या बना दिया जाएगा, फंडामेंटल राइट बना दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक डिफरेंस तो ये था कि जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, उनको ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। दूसरी बात देखिए जो ये फंडामेंटल राइट है ना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं नेगेटिव फॉर्म में, और जो DPSP दिए गए हैं वो दिए गए हैं पॉजिटिव फॉर्म में। देखिए अब आप ये कहोगे कि जो फंडामेंटल राइट है वो नेगेटिव फॉर्म में कैसे है, क्योंकि देखिए फंडामेंटल राइट में क्या कहा गया है कि भाई क्या नहीं करना चाहिए, लोगों के लिए क्या नहीं करना चाहिए, कि उनके बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसी नेगेटिव चीजें दी गई हैं। लेकिन DPSP में क्या कहा गया है कि सारी चीजें यही कही गई हैं कि स्टेट को ये करना चाहिए, स्टेट को वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के लिए ये करना चाहिए। तो ये किस में दिए गए हैं, पॉजिटिव फॉर्म में दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये 2-3 बातें याद रखनी है।
एक बात और याद रखिए कि जैसे कि हमारे फंडामेंटल राइट हैं और उनका वायलेशन हो जाता है, तो अगर उनका वायलेशन होता है तो हम क्या करते हैं, आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं। और कोर्ट क्या करता है, कुछ रिट्स इशू करता है और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमें फिर दोबारा से प्रोवाइड कराता है। लेकिन डीपीएसपी के साथ क्या है, डीपीएसपी का अगर वायलेशन होता भी है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई डीपीएसपी को लागू करवाओ। इसलिए जो फंडामेंटल राइट है वो तो क्या है, जस्टिसिएबल है कोर्ट में, और जो डीपीएसपी है वो जस्टिसिएबल नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये कुछ मैंने आपको डिफरेंस बताए किसमें, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला डिफरेंस देखिए क्या लिखा गया है इसमें, फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशंस अपॉन स्टेट एक्शन। जो फंडामेंटल राइट है वो क्या बताते हैं, उसने स्टेट पर कुछ लिमिटेशन लगाई है कि भाई स्टेट को ये नहीं करना, लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है, उन्हें कहीं पर भी जाने से नहीं रोकना चाहिए। तो ये देखिए ये कहा गया ना कि नेगेटिव फॉर्म में है। ठीक है, वाइल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नमेंट। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना, ये तो इंस्ट्रूमेंट के रूप में दिए गए हैं कि भाई गवर्नमेंट को ये कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, आपको इनको यूज करो। ठीक है, तो हो गई ना जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है, सेकंड देखिए क्या डिफरेंस दिया गया है, द डायरेक्टिव्स रिक्वायर्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय लेजिस्लेशन वाइल फंडामेंटल राइट्स आर ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए इसमें ये बात कही गई है कि जो फंडामेंटल राइट है ना वो तो ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये तो प्रत्येक व्यक्ति को दिए ही दिए जाएंगे। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ना वे क्या करने पड़ेंगे, इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, किसको, लेजिस्लेशन को। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा गया है, द डायरेक्टिव्स आर नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट। ठीक है, देखिए यही बात कही गई ना कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो एनफोर्सिएबल नहीं है कोर्ट में, एंड डू नॉट क्रिएट एनी जस्टिसिएबल राइट इन फेवर ऑफ द इंडिविजुअल वाइल द फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट। ठीक है, तो इसमें यही बात कही गई है कि फंडामेंटल राइट है वो एनफोर्सिएबल है कहाँ, कोर्ट में। और ये बात कहाँ कहाँ कही गई है, आर्टिकल 32 में कही गई, आर्टिकल 37 में भी कही गई है और आर्टिकल 226 के 1 में भी कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जब भी कभी भी फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई भी विवाद होता है, द फॉर्मर शुड प्रिवेल इन द कोर्ट। तो कोर्ट में क्या किया जाएगा, फॉर्मर यानी कि फंडामेंटल राइट को प्रिवेल किया जाएगा कोर्ट में, यानी कि इसे ही मेन माना जाएगा, इसे ही प्रधानता दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, 42nd अमेंडमेंट। अब देखिए 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ensured that though the directives themselves are not directly enforceable, it would be totally immune from unconstitutionality on the ground of contravention of the fundamental rights conferred by Article 14 and 14। तो देखिए इसमें ये बात कही गई है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या कहता है कि दो डायरेक्टिव्स themselves are not directly enforceable, कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है डीपीएसपी है वो डायरेक्टली एनफोर्सिएबल तो नहीं है, लेकिन इट वुड बी टोटली इम्यून, लेकिन इन्हें टोटली इम्यून प्रदान किया गया, यानी कि इन्हें शक्ति प्रदान की गई है, कौन सी, फ्रॉम अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 14 एंड 19। कि जब भी इन दोनों के बीच में, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है तो क्या होता है कि भाई जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं किया जा सकता, किसके आधार पर, आर्टिकल 14 एंड 19 के आधार पर। तो आगे देखिए क्या कहा गया है, दिस अटेम्प्ट टू कन्फर अ प्राइमेसी अपॉन द डायरेक्टिव्स अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट। तो देखिए जो ये ऊपर वाली बात कही गई है यही बताई गई है कि मिनर्वा मिल्स केस में भी ऐसा कुछ कहा गया था। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर आर्टिकल दिए गए हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप बस यही बात ध्यान रखिए कि वैसे तो फंडामेंटल राइट्स को क्या दिया गया है, प्रिवेल किया गया है, यानी कि उसे प्रधानता दी गई है, लेकिन हम डीपीएसपी को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे देखिए क्या दिए गए हैं, डायरेक्टिव्स प्रोवाइडेड आउटसाइड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स प्रोवाइड किए गए हैं कहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 से भी बाहर, लेकिन फिर भी स्टेट को उन्हें फॉलो करना पड़ता है। तो देखिए ऐसे कौन से जो डायरेक्टिव हैं वे हैं, स्टेट एंड एवरी लोकल अथॉरिटी विद इन द स्टेट
टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेट ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप। जो भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप है, यानी कि भाषीय आधार पर जो भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, उनके बच्चों को प्राइमरी स्टेज पर जो उनकी मदर टंग है, यानी कि उनकी जो लैंग्वेज है, उन पर ही उन्हें एजुकेशन दी जानी चाहिए। स्टेट एंड एवरी लोकल अथॉरिटी यही प्रोवाइड करेगी सभी बच्चों को जो किससे रिलेट करते हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप से। और ये बात किस में कही गई है, 350A आर्टिकल में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, यूनियन टू प्रमोट स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड टू डेवलप इट एज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि यूनियन क्या प्रमोट करेगा, हिंदी लैंग्वेज को, ठीक है, एंड टू डेवलप इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करेगा और उसे किसके लिए, कि भाई सभी लोग अपने विचारों को एक्सप्रेस करने में, बातचीत करने में किसका यूज करें, हिंदी लैंग्वेज का। ये बात किसमें कही गई है, आर्टिकल 351 में। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, द क्लेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो जो एससी और एसटीज के लोग होते हैं, उनके मेंबर होते हैं, जो वो क्लेम करते हैं, उनको भी किस में लिया जाएगा, कंसिडरेशन में, यानी कि उनको भी माना जाएगा। कंसिस्टेंसी विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द मेकिंग ऑफ अपॉइंटमेंट्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और अ स्टेट। ठीक है, यूनियन और स्टेट के कामों में जो कुछ भी अपॉइंटमेंट्स वगैरह में जो एससी एसटीज के लोग हैं, उन्हें भी कंसिडरेशन में लिया जाएगा। और ये बात किस में कही गई है, आर्टिकल 335 में। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, दो द डायरेक्टिव्स कंटेन्ड इन आर्टिकल 335, 350A एंड 351 आर नॉट इंक्लूडेड इन पार्ट 4, कोर्ट्स हैव गिवन सिमिलर अटेंशन टू देम, मीनिंग दैट ऑल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड टुगेदर। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि यद्यपि कुछ ऐसे डायरेक्टिव्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 335, 350A एंड 351, ये पार्ट 4 में नहीं दिए गए हैं, जो डीपीएसपी का पार्ट 4 है उसमें नहीं दिए गए हैं, लेकिन फिर भी क्या करता है, कोर्ट्स ने इन्हें सिमिलर अटेंशन देता है, किसमें, दैट ऑल पार्ट्स ऑफ द, जितना कि दूसरे पार्ट्स को देता है ना कॉन्स्टिट्यूशन के, उतना ही ये जो कुछ 3 आर्टिकल है, इन्हें भी सिमिलर अटेंशन देता है और इन्हें भी ऐसे ही सेम पढ़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको ये तीनों आर्टिकल भी जरूर याद रखने हैं कि 335 क्या कहता है, 350A क्या कहता है, 351 क्या कहता है। तो देखिए आज हमने इस वीडियो में हमारे जो डीपीएसपी है उनको कंप्लीट कर लिया। आगे की वीडियो में हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे।